चलो सुनिए ध्यान से। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने लास्ट टाइम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखा था। उस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में वो लोग हमको बता रहे थे कि भाई हमें ना यहाँ पे सर्विस सेक्टर पे भी ध्यान देना है। सर्विस सेक्टर में सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन वाला देख लिया था। आज हम और भी बहुत से सेक्टर्स को छेड़ने वाले हैं, जैसे कि 2 और सेक्टर के बारे में हमको यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला वो लोग हमको यहाँ पे बता रहे हैं होटल सेक्टर के बारे में। नाम तो सुना ही होगा आपने, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, और उसमें भी आज हम फोकस करने वाले हैं होटल सेक्टर के ऊपर। ये भी वन काइंड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो चीज कौन सी है। तो यहाँ पे ना मल्टीपल ऐसे हमारे पास ऑप्शन होंगे जहाँ से हम पैसे कमा सकते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शन होंगे मतलब क्या, तो सुनिएगा ध्यान से। आपको होटल सेक्टर में से रूम्स आप अलॉट करके भी पैसा कमा सकते हो, या फिर होटल सेक्टर में से आप बहुत से बार जिसे हम बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी चलता है, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। और भी बहुत सी अलग अलग पेड इन सर्विसेज होती है जिससे आप होटल में पैसा कमा सकते हो। लेकिन चाहे वो कुछ भी हो जाए, हमको तो पता है कि भाई हमें जब भी सर्विस सेक्टर की बात करेंगे ना, तो हमें हर बार क्या करना है पता है। तो जब भी हम सर्विस सेक्टर की बात करेंगे ना, तो हमें एक बढ़िया सा ये प्रोफोर्मा, आपने बिल्कुल याद कर लिया इस प्रोफोर्मे को, कोई अब दिक्कत की बात ही नहीं है। एक प्रोफोर्मा आपको बना देना है जिसमें हमको लिखना है पर्टिकुलर्स, और फिर लिख देना है अमाउंट, और जिसमें 3 चीजें आ जाती है A, B एंड C, और फिर उसमें हम टोटल कॉस्ट निकाल देते हैं, और फिर हम उसमें टोटल प्रॉफिट वगैरह जो भी वगैरह होगा वो हम प्लस कर देंगे। तो हमको टोटल टेकिंग्स या तो फिर टोटल कॉस्ट या टोटल सेल्स मिल जाने वाला है। कौन कौन सी वो 3 चीजें हम लिखने वाले हैं, जल्द जल्दी से याद करके मेरे को बता दो। तो सबसे पहला हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं पता है, स्टैंडिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। फिर आने वाला है हमारा रनिंग कॉस्ट, जिसको हम कौन सी कॉस्ट बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। और फिर आने वाला है हमारा मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स वाला, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बताओ यहाँ तक में कोई डाउट, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। चलिए देखते हैं एक फटाफट से क्वेश्चन आपको 401 पेज नंबर 401 पे 5.5.3 इलस्ट्रेशन नंबर 51 आपको देके रखा हुआ है एक बढ़िया सा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर पाओगे। 2-3 चीजें वो लोग हमको इसमें नहीं सिखाने वाला है, वो तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे सीखने के लिए आए, तो ये 2-3 चीजें वो लोग नहीं सिखाएंगे और हम यहाँ पे बैठे बैठे सीखने वाले हैं। तो देखिएगा फटाफट से ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। पढ़ना अभी शुरू कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिन के 1 महीना बाकी रहा है, एग्जैक्ट हम देखने जाए तो काफी सब चीजें हमें इसमें कवर अप करनी है। फटाफट से देखिएगा। A lodging home is being run in a small hill station with 50 single rooms। चलिए इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे पास कितनी है पता है, मैक्सिमम कैपेसिटी 50 रूम की कैपेसिटी है। पता चल रहा है आपको, देखते हैं ध्यान से, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर आगे हम उसको पढ़ते जाते हैं। देखिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, धीरे धीरे करके सब करेंगे। देखिए क्या बता रहे हैं वो लोग उसमें। A lodging home is being run in a small hill station with 50 single room. The home offers the concessional rates during the 6 off-season months in a year. अब सुनिएगा, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हमें ना यहाँ पे 2 हिस्से करने पड़ेंगे, 2 बंटवारे करने पड़ेंगे। किसके 2 बंटवारे करने पड़ेंगे, तो भाई पूरे साल के महीनों के हम 6-6 महीने बंटवारे करेंगे। क्यों, क्योंकि ये ना हिल स्टेशन है, समझिएगा ध्यान से। यू नो हिल स्टेशन, हिल स्टेशन पे ये होटल आई हुई है। अब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि भाई ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ द सीजन, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ड्यूरिंग द सीजन एक्चुअल रेट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब ऑफ सीजन होगा ना तो वो लोग अच्छा खासा उस पे क्या दे रहे हैं पता है, डिस्काउंट दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर, ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रेंट इज चार्ज। मतलब ये क्या, जब बाकी के 6 महीने ऑफ सीजन होता है ना, तो हम हमारे रेंट का क्या कर देते हैं पता है, 50% कर देते हैं, मतलब कि आधा रेट कर देते हैं। 50% उनको क्या कर देते हैं पता है, डिस्काउंट दे देते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग, द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेटेड एट 20% ऑफ द रूम रेंट। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अज्यूम अ मंथ टू बी 30 डेज। इससे क्या होगा, जब आप 30 डेज का मंथ काउंट करोगे तो 12×36 360 दिन का आपका पूरा साल हो जाने वाला है, ताकि वो 5 दिन जो थोड़ा बहुत ना कभी कभार वो कैलकुलेशन में आपको दिक्कतें काट सकता है। अब वैसे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं,
ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80% व्हाइल इन द ऑफ सीजन इट इज 40%। मतलब ये क्या, जब सीजन होती है 30% भरा होता है तो भी 80% भरा होता है। देखो 80% भरा होता है, और जब ऑफ सीजन होती है तो तो कितना परसेंट भरा हुआ होता है? 40%। मतलब किसका 40%? तो हमें ये 50 रूम जो हमको देके रखे उसका 80% हमें लेने का पीक सीजन में, जिसपे हम पूरा का पूरा रेंट चार्ज करने वाले हैं। और जब बात आएगी बाकी के 6 महीने जहाँ पर ऑफ सीजन है तो उसे 40% ऑक्यूपेंसी रहती है, और उस 40% ऑक्यूपेंसी में हम रेट के साथ कितना लगाने वाले हैं पता है? 50% रेट लगाने वाले, क्योंकि 50% हम लोगों को क्या दे देने वाले हैं पता है? डिस्काउंट दे देने वाले हैं। आगे देखते ही जाइए, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। एक्सपेंसेस स्टाफ की सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस 2,75,000 है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 1,30,500 है, लॉन्ड्री एंड लिनन 40,000, इंटीरियर वगैरह 87,500, सन्ड्री एक्सपेंसेस 95,400 के हमको एक्सपेंस का लिस्ट देके रखा हुआ है। एनुअल डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग एट 5% एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। चलो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन 5% लगा रहे हैं, और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगा रहे हैं? 15% लगा रहे हैं। रूम अटेंडेंस आर पेड 5 पर रूम per day on the basis of occupancy of the room in a month। अब ये सुनिएगा आंसर, हम रूम अटेंडेंट को कितना पैसा देते हैं बताएं? 5 रुपया देते हैं, और वो भी कैसे? पर डे पर रूम। रूम अटेंडेंट पे 5 पर रूम डे on the basis of occupancy of the room in the month। देखते हैं, उसके लिए हमें करना पड़ेगा monthly lighting charges 120 per room except in 4 months in winter it is 30 per room and this cost is on the basis of the full occupancy for a month। चलिए सुनिएगा ध्यान से। अब ये ना हमको यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हिल स्टेशन पे है। ये हिल स्टेशन पर ज्यादा लोग कब आते हैं पता है? गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं कि फिर ठंड की छुट्टियों में आते हैं। तो अगर आपको इन सब के जमेले में ना पड़ना हो तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि भाई जो लाइटिंग हीटिंग का खर्चा है ना वो आम तौर पे 120 रुपए प्रति महीना पर रूम आता है 4 months in winter, बट 30 रुपए पर रूम आता है विंटर में। मतलब कि 8 महीने हम 120 के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे, और 4 महीने वो हम 130 के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। लेकिन सॉरी 30 रुपए के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको चीज ध्यान से सुननी है वो कौन सी है कि भाई वो 30 महीने हमारे ऑफ सीजन में आएंगे, या वो 30 वाले रुपए जो है वो 4 महीने जो है वो हमारी ऑन सीजन आएंगे। तो यहाँ पे आपको बोल के रखा हुआ है दिस इज द कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ। ये फुल ऑक्यूपेंसी ऑफ द मंथ मतलब क्या? हम इसको पूरी ऑक्यूपेंसी से चलाएंगे, जब मतलब कि 50 के 50 रूम चले जाए ना तब ये रेट है। मतलब ये क्या, जब हम 40% 80% ऑक्यूपेंसी है तो उसके हिसाब से ये रेट भी हमारा 40% 80% होने वाला है। बट और जो चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि भाई हमें इसको कब गिनने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंटर के 30 महीने 30 रुपए जो आएंगे प्रति महीना लाइटिंग एंड हीटिंग का, वो हम कौन से महीने में गिनेंगे? 6 महीने जब ऑफ सीजन होती है तब, या 6 महीने जब पीक सीजन होती है तब? याद करो कब आएंगे? गर्मियों में। हाँ गर्मियों में ऑफ सीजन होगी कि पीक सीजन होगी? पीक सीजन होगा। यस, तो ये जो 4 महीने जो है रहने वाले हैं हमारे 30 वाले, वो कब जाने वाला है पता है? हमारा ऑफ सीजन में जाने वाले हैं, क्योंकि ऑफ सीजन में ही विंटर आता है। थोड़ा सा देखते रहिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीमे धीमे हो ही जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट देखो हमारा कितने का है पता है? 100 लाख रुपयों का है, विच इज 80 लाख रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। देखा, हमको पता है होटल में वाले बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट जब होटल बन रही होती तभी का होता है। आगे की सब चीजें तो हो ही जाने वाली है, कोई दिक्कत की बात ही है। समझ में आ रहा है कि समझ से जा रहा है कि आजा कर रहा है? आ रहा है। You are required to work out the room rent chargeable per day both during the season and off the season month on the basis of the foregoing information। चलिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, तो हमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही बताने को बोला है कि भाई हम कितना रुपया चार्ज करने वाले हैं ऑफ सीजन में एंड ऑन सीजन में। ठीक है, पक्का। हमें इसमें अभी के लिए, अभी तो हम नए नए हैं तो अभी हमें ये सब चीजें बनानी नहीं है। कोई नहीं, देख लेते हैं, फिर टोटल पहले कॉस्ट निकाल देते हैं और फिर हम बाकी सब चीजें करने वाले हैं। पक्का 100% लॉक कर दिया जाए।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन सब बंटवारे की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैंने रफली बता ही दिया था कि हमें इस तरीके से करना है। पक्का? चलो फटाक से सबसे पहले क्या हमको खर्चा दे के रखा हुआ है, तो सबसे पहले सैलरी दे के रखा हुआ है। कितने की दी है हमको? 2,75,000। क्या बात है, बढ़िया से। चलो फटाफट से ऐसा काम करना कि नींद उड़ जाए। रिपेयर टू बिल्डिंग। फिर क्या होता है? रिपेयर्स कितने का है? रिपेयर्स बताओ। 1,30,500। फिर क्या बोलते हैं? लॉन्ड्री एंड लिनन 40,000। फिर क्या देके रखा हुआ है? इंटीरियर कितना देके रखा हुआ है? 87,500। फिर क्या देके रखा हुआ है? अब देखो सुनिएगा ध्यान से, हमें डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा। अब उन्होंने हमको क्या बताया था? तो भाई डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाने वाला है, तो देखो उन्होंने बताया था डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड बिल्डिंग पे 5%। चलो डेप्रिसिएशन बिल्डिंग @5%। अब बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट ही कितना है? 1 करोड़ 80 लाख का इन्वेस्टमेंट है। देखो टोटल 100 लाख है, उस बीच 80 लाख इज रेडी टू बिल्डिंग। मतलब कि 80 लाख का 5% क्या निकाल सकते हो आप? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। क्या सही बात है? तो कितना आ जाएगा? 4 लाख रुपए। और साथ ही में हमको डेप्रिसिएशन बोला है फर्नीचर और उन सब पे कितने परसेंट? 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। यस 15% निकालने को बोला है। किसका 15%? 80 लाख का? ना देखो वो नहीं यहाँ देखो। हाँ देखो यहाँ पे आपको बोला है, देखो दिल्लू बाजी। टोटल इन्वेस्टमेंट इन होम इज 100 लाख, उसमें से 80 लाख रेडी टू बिल्डिंग, बैलेंस फॉर फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो मतलब कि 20 लाख हमारा क्या हो जाएगा बताए? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, और उसी के ऊपर 15%। 15 दूनी 3 लाख। समझे? यस। तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? टोटल हमारा डेप्रिसिएशन आ जाने वाला है 7 लाख। उसके अलावा फिर मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे कितने हुए हमारे? ये आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस है 95,400। हाँ। फिर उसके बाद हमें कुछ है नहीं, अभी हम हमारी क्या निकाल देंगे? टोटल कॉस्ट निकाल देने वाले हैं। चलो बताओ कितने आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट? 13,28,400। आर यू श्योर? एकदम श्योर। 13,28,400। बोलो यहाँ तक तो हमने क्या किया? जो सब कुछ देके रखा हुआ था वही हमने ढूंढ निकाला है, बाकी हमें कुछ और निकालना नहीं। अब देखो ध्यान से, 1 बाय 1 हम वर्किंग नोट शुरू करते हैं। कोई दिक्कत बस नहीं, बात नहीं करना था है और कुछ नहीं करना था। नहीं यही तो अब निकालने के लिए जा रहे हैं। सुनो याद करो, वो पता है हमको हर बार वो जब हम सर्विस डिपार्टमेंट में सबसे पहले जब ट्रांसपोर्टेशन का पढ़े थे, तो उसमें वो लोग ना हमको बोलते थे कि भाई एक काम करो, आप ना हमको टोटल कॉस्ट ढूंढ के दो, और फिर उस टोटल कॉस्ट को आप क्या कर दो पता है? डिवाइड कर दो। कैसे? पर किलोमीटर पैसेंजर पे डिवाइड कर दो। ये पर किलोमीटर पैसेंजर पे डिवाइड कर दो। उसके लिए हम क्या करते थे? किलोमीटर और पैसेंजर दोनों को हम कंसीडर करते हैं सेम। अब टोटल कॉस्ट तो ढूंढ लिया आपने, बट अब हमें और भी चीजें ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि कौन सी चीज है? तो भाई हमें ये ढूंढना है कि भाई पर होटल में जितने भी रूम है वो पर रूम पर डे हम कितना चार्ज करेंगे ताकि ये हमारा कॉस्ट क्या हो पाए पता है? रिकवर्ड हो पाए। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जैसे हम उसमें क्या ढूंढते हैं? किलोमीटर पर पैसेंजर ढूंढते थे। यहाँ पे हमें क्या ढूंढना पड़ेगा पता है? रूम पर डे। रूम पर डे। समझ में आ रहा है? पक्का? देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो देखो ध्यान से, उन्होंने हमको क्या बोला कि भाई हम हमारा टोटल जो ईयर है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 6 महीने यहाँ पे और 6 महीने यहाँ पे। टोटल हमारे पास रूम्स कितने हैं? टोटल हमारे पास रूम है 50। बोलो यहाँ तक में कोई डाउट? 50 रूम था। 6 महीने हमारी क्या होगी पता है? पीक सीजन, ऑफ सीजन। पीक सीजन, और यहाँ पे हमारी क्या होगी पता है? ऑफ सीजन। अब जब पीक सीजन होती है तब हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी होती है पता है? 80%। तो 50 × 80%।
जब यहाँ पे ऑफ सीजन में हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी होती है 50 इंटू 40%। बोलो डाउटी। अच्छा अब एक और चीज समझिएगा, इंटू इंटू ऐसे एक महीने में कितने दिन होते हैं 30 दिन। उन्होंने बता के रखा हुआ है कि भाई 30 डेज काउंट करना। देखो ये 50 हमने ली है रूम, 80 हमने ली है ऑक्यूपेंसी, 50 हमने ली है रूम, 40 हमने ली है ऑक्यूपेंसी और 30 हमने यहाँ पे क्या लेके रखे हो बताए डेज काउंटर करके रखे हैं। और ऐसे 6 महीने यहाँ पे लेने के और ऐसे 6 महीने यहाँ पे 600। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे बताओ 7200। बड़ी चंगी गल है। डे रूम या रूम डे 3600। तो टोटल हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी 7200 प्लस 3 600 करो तो कितना आएगा 10,800। पक्की बात है। हाँ मतलब ये क्या टोटल एक साल के दौरान हमारे 800 बार रूम बुक हो जाता है। वैसे सर अगर मुझे देखनी हो टोटल ऑक्यूपेंसी कितनी होनी चाहिए, अरे क्या टोटल ऑक्यूपेंसी 50 हमारा रूम है, हर रोज का गिने तो 360 मतलब कि 18,000 दिन हम रूम्स भाड़े पे चढ़ा सकते हैं। 50 रूम ऐसे एक दिन ऐसे 360 दिन तो 360 इंटू 50 मतलब कि 18,000 बार हम रूम भाड़े पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमसे कितनी बार रूम भाड़े पे चढ़ा पाते हैं 10,800 बाकी के दिन हमारे रूम्स क्या रहते हैं खाली रहते हैं। समझ में आ रहा है इससे मोटा क्या हम साबित करना क्या चाहते हैं भाई साहब इतने दिन खाली रहते हैं और मोटा हाँ एक मिनट ऑलमोस्ट हाँ समझ रहे हो पक्का। चलो ये हमारी वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया जिसमें हमने क्या ढूंढ निकाला टोटल रूम डे निकाल दे। अब देखो वर्किंग नोट नंबर 2। अब उन्होंने बताया था अटेंडेंस की सैलरी, अटेंडेंट सैलरी उनको हम कितनी सैलरी देते पता है ₹5 पर रूम डे मतलब कि पर रूम पर डे। तो ऐसे टोटल हमारे रूम पर डे कितने आ गए पता है 10,800। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10,800 इंटू 5 54,000। आर यू श्योर? श्योर। तो ये 54,000 हमें क्या दे देनी कि पता है अटेंडेंस को सैलरी दे देनी है। बोलो डाउटी थोड़ा लिटिल ट्विंकल कुछ भी नहीं ये बस सैलरी है पूरी। हाँ ये तो पूरे साल की अब होगी ना समझे पक्का। चलो अब वर्किंग नोट नंबर 3 एक और चीज जो हमें नोट निकालेंगे क्या लाइटिंग चार्जेस। अब याद करो ये लाइटिंग चार्जेस में उन्होंने हमको क्या बता के रखा था कि भाई टोटल 12 महीने उसमें से 8 महीने लाइटिंग चार्ज पर मंथ हमारा 120 रुपया आ रहा है और बाकी के 4 महीने 30 रुपया आ रहा है। अब कौन से 4 महीने कौन से 7 महीने वो हमें देखना पड़ेगा। तो सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो लोग हमको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ड्यूरिंग 4 मंथ्स 4 महीनों के वक्त बट अब ये 4 मंथ्स हम कहाँ से लेंगे। क्या हम ये ऑफ सीजन वाले 4 मंथ्स लेंगे सॉरी ऑफ सीजन वाले मंथ्स में आएगा कि पीक सीजन वाले मंथ में से आएगा। ऑफ सीजन में 4 महीने तो अब सुनिएगा पीक सीजन में 2 महीने। अब सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमें यहाँ पे जो देखेगा कि ये जो 4 महीने होंगे वो हमारे कहाँ से आने वाले हैं पता है ऑफ सीजन से आने वाले हैं। तो वो कितना होगा तो देखो
3600, बट हमें तो यहाँ पे क्या करने का, तो भाई 3600 के दौरान हमारा जिसे हम बोल सकते हैं 4 महीने के हिसाब से ही लेना है, तो हम कितना 30 into 4 सिर्फ और सिर्फ 120 दिन। तो देखो उस 4 महीने हमारा आने वाला है 30 रुपए के हिसाब से, मतलब कि हमें किस तरीके से देखना पड़ेगा, 30 तो देखो 30 रुपए, हाँ ऑफ सीजन में, ऑफ सीजन का 30 रुपए इनटू ऐसे कितने महीने, 4, तो बोले 4 महीने इनटू ऐसे हमारी कितने रूम्स है, 50 रूम है, इनटू उस वक्त हमारी ऑक्यूपेंसी सिर्फ कितनी रहती है, 40%। 40%। निकालो तो कितना आ रहा है, 2400। पक्की बात है। मैं क्या पक्की बात है। अच्छा ये एक हो गया, साथ ही में ड्यूरिंग 2 मंथ्स 120, पर अभी भी ये कौन से वाले पता है, ये भी हमारे ऑफ सीजन वाले और ये भी अभी भी हमारे ऑफ सीजन वाले ही, मतलब कि उस वक्त अब रेट आ जाएगा 120 रुपए, कितने महीने, तो बोले 2 महीने, कितने रूम, तो बोले 50 रूम, और उस वक्त ऑक्यूपेंसी कितनी, तो बोले 40%, कितना आ जाएगा 4800, और उसके साथ साथ ड्यूरिंग पीक सीजन, ऑन सीजन, ड्यूरिंग द सीजन, चलिए उसमें ड्यूरिंग कितने महीने, 6 महीने पूरे के पूरे एक साथ, उसमें कितना रेट 120 रुपए, 6 महीने पूरे के पूरे, 50 के 50 रूम, और उस वक्त ऑक्यूपेंसी हमारी कितनी रहती है 28800, 80% ऑक्यूपेंसी, 28800, अब कितना आएगा 28800, मतलब कि टोटल हमारा लाइटिंग एज वेल एज हीटिंग का खर्चा कितना है 36000, 2400 प्लस 4800 प्लस 2800, मतलब कि 36,000 रुपये। अब इन तीनों की भी कॉस्ट, ये नहीं एक ये वाली कॉस्ट और ये एक वाली ये कॉस्ट, उन दोनों को भी हमें इस टोटल कॉस्ट में क्या करने का, ऐड। तो देखो अब ध्यान से, लास्ट वर्किंग नोट नंबर 4, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ये जो पहले ऑलरेडी आई थी वो 28,400 प्लस 54,000 किसका आया, अटेंडेंस की सैलरी आई, और 36,000 हमारा क्या आया, लाइटिंग एंड हीटिंग आ गया। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 148,400, 14,18,400। अब पर रूम के हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे करेंगे 14,18,400 डिवाइडेड बाय 31.33। तो हमारा वैसे तो 14,18,400 डिवाइड बाय सीधा क्या हो जाना चाहिए, 10,800, 10,800, 131, तो कितना आता है 131.33 रुपीज। बट यहाँ मेरा थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। किस तरीके का थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, तो याद करो सम के शुरुआत में उन्होंने हमको एक चीज बताई थी, वो चीज कौन सी थी कि भाई जब हम ऑफ द सीजन चल रहे हैं ना, क्या चल रहे हैं हम ऑफ द सीजन, ऑफ द सीजन, उस वक्त हम भाड़ा कैसा चार्ज करते हैं पता है, 50%। तो अभी के लिए जब हमें सिर्फ और सिर्फ यही ढूंढना है कि भाई रेंट कितना चार्ज करेंगे, प्लस प्लस प्लस
अभी के लिए जब हमें यही ढूंढना है कि भाई हम रेंट कितना चार्ज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो 3600 वाला है ना, उसको हम सीधा ही क्या कर देंगे पता है? डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमको ना आधा ही भाड़ा रिकवर होने वाला है। मतलब क्या, सुनो ध्यान से, क्या अभी हमको एक रूम कितने पे भाड़े पे दे रहे हैं ऐसा बता के रखा हुआ है? हाँ। क्या अभी एक रूम कितने भाड़े पे दे रहे हैं ऐसा बता के रखा हुआ है? नहीं। तो अभी के लिए तो हमें क्या मान के चलेगा, मतलब फुल रेंट कितना है वही ढूंढने को निकलना है, वही मान के चलेगा। अब फुल रेंट कितना है वो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए ऐसा करेंगे, यहाँ पे तो हम पूरा 7,200 पे तो पूरा भाड़ा लेने वाला है। मतलब कि देखो ध्यान से, फुल रेंट ड्यूरिंग सीजन, मतलब कि पूरा का पूरा 7200 प्लस ऑफ सीजन के वक्त हम क्या कर देने वाले हैं? 50% डिस्काउंट, हाफ रेंट, मतलब कि 50% डिस्काउंट। मतलब कि हम क्या करेंगे, 3600 का डिवाइड बाय 2 1800, तो कितना आ जाएगा? 9000। 1800। तो हमारा टोटल कितना आ जाने वाला है पता है? 9000 रूम डेज आ जाने वाले हैं। अब सुन ध्यान से, उन्होंने हमको क्या बताया था कि भाई होटल वाले क्या सोच रहे हैं, तो होटल वाले ये सोच रहे हैं कि हम ना 20% रेंट चार्ज करना चाहते हैं, प्रॉफिट चार्ज करना है किससे ऊपर? द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टेड 20% ऑफ द रूम रेंट। अब ये रूम रेंट मतलब क्या आप समझ पा रहे हो? ये रूम रेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास जगह कम है, यहाँ पे देखिएगा, ये रूम रेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? रूम रेंट मतलब कि सेल्स की बात करें, सेल्स पे हमें कितने परसेंट मार्जिन चाहिए? देखो तो मार्जिन कितना चाहिए? 20%। तो याद करो 20% ऑन सेल्स। तो अब मैंने आपको बताया अरे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स, तो हमें सेल्स को कितना लेने का? 100। कितने प्रतिशत प्रॉफिट वो लोग चार्ज करने का बोल रहे हैं? 20। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 80। तो यहाँ पे देख लो ध्यान से, ये जो 14,18,400 हमको मिला था उस पर हम कितनी कॉस्ट चार्ज करेंगे? बट एक काम करता है, सीधा अब इसको क्या करते हैं पता है? इसको सीधा तो हम वही डिवाइड ही करते हैं। डिवाइड 14,18,400 डिवाइड बाय 9000 रूम डेज, बताओ कितना है? 9000 नहीं 157.6। हाँ सही है, तो ये आ जाएगा 157.6। तो भाई 80 20 100, ये हमको पता ही है कॉस्ट कितना है? 157.6। तो चलिए हमारा सेल्स कितना हो जाना चाहिए? 157.60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। तो हमें पर रूम का भाड़ा कितना? ना अच्छा 80 का है 157.6 into 100 डिवाइड बाय 80, 197 रुपीज हमें क्या करना चाहिए पता है? चार्ज कर देना चाहिए। कब? जब हमारी पिक सीजन चल रही हो, और जब ऑफ सीजन चल रही होगी तब हम रेंट कितना चार्ज करेंगे? 197 डिवाइड बाय 2 98.5, मतलब कि ड्यूरिंग ऑफ सीजन, पिक सीजन एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन भाड़ा कितना होगा? 197 डिवाइड बाय 2 मतलब कि 98.50। कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको ना 3 चीजें, ये शॉर्ट सम है, वो लोग आपको ये 3 में से एक पूछ ही लेंगे। एक ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, या तो फिर एक होटल से और एक हॉस्पिटल से। उन लोगों का पर्सनल फेवरेट हॉस्पिटल वाला है, बट मेरा वो पर्सनल फेवरेट नहीं है। बट फिर भी देख लेते हैं, जो वाला पूछेंगे हमें तो तीनों ही करना है। बट तीनों में जो भी कैलकुलेशन आएगी वो तो कैसी आने वाली है पता है? सेम टू सेम कॉस्ट उस तरीके से हम बना लेंगे। और फिर ये जो काउंटिंग करना है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना है, पर रूम पर डे वाला काउंटिंग। पकौड़ी यस लिख दीजिए ध्यान से। चलिए आगे आप इलस्ट्रेशन नंबर 58 पेज नंबर देके रखा है 411। मिला कि नहीं मिला आपको? मिल ही गया आपको शायद से, है ना? चलो देखो ध्यान से, XYZ Limited runs a holiday home. For this purpose, it has hired a building at a rent of ₹10,000 per month, along with 5% of total taking. चलिए क्या हुआ है यहाँ पे?
हमने यहाँ पे एक हॉलीडे होम हायर करके रखा हुआ है, देखा ध्यान से, हमने बात की थी भाई जब भी सर्विस सेक्टर की बात आती है ना तो उसमें आप रेंट पे कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको भाड़े पे लेना है और सामने किसी और को भाड़े पे देना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे होटल खोलने के लिए घर भाड़े पे लिया है, उसका भाड़ा कितना है 10,000 पर मंथ along with 5% ऑफ टोटल टेकिंग। ये टोटल टेकिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है, आपकी सेल्स की बात हो रही है। उन्होंने क्या बताया, भाड़ा हमें कितना देना है, 10,000 रुपए पर मंथ, वो तो फिक्स भाड़ा है। उसके साथ साथ आपका जितना भी बिक्री हो रहा है उसका 5% ऑफ सेल्स भी हमें उसको रेंट के तौर पे लेना है। मतलब कि वो हमारे पास से सिर्फ और सिर्फ फिक्स रेंट ले रहा है ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ वो सेल्स का भी कुछ प्रतिशत हमारे पास से ले रहा काइंड ऑफ। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, इट हैज 3 टाइप्स ऑफ स्यूट्स फॉर इट्स कस्टमर, दैट इज सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम। चलिए उसके बारे में हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है। क्या? सिंगल रूम 100 है हमारे पास और उसकी ऑक्यूपेंसी कैसी है, 100% ऑक्यूपेंसी। देखो बहुत फेमस होटल लग रही है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। डबल रूम कितना है हमारे पास, 50 है, उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है, 80%। एंड ट्रिपल रूम कितना है हमारे पास, 30 है और उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है, 60%। रूम ऑफ डबल रूम should to be fixed at 2.5 times of the single room, मतलब कि डबल रूम का भाड़ा सिंगल रूम के भाड़े से 2.5 गुना है। एंड फिर that of the triple room should as the twice of the double room, और ट्रिपल रूम का जो है वो डबल रूम से कितना है, the twice है। ठीक है, ये सब जब मैंने देखते हैं। उसके बाद हमको खर्चे देके रखे हुए, स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंस के वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, लॉन्ड्री चार्जेस, इंटीरियर डेकोरेशन एंड सन्ड्रीज। प्रोवाइड प्रॉफिट एट 20% ऑफ टोटल टेकिंग। ये प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ टोटल टेकिंग मतलब क्या, जितना हमारा सेल्स है उस सेल्स का 20% हमको क्या चार्ज करना है, पता है, रेंट चार्ज करना है। Assume 316 days, calculate the rent to be charged for the each type of suite. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे ढूंढेंगे टोटल इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट्स। टोटल इक्विवेलेंट सूट्स रूम। अरे भाई तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये सूखा सा लग रहा है तो फिर मजे करो, सूखा ही है, बस मजे करो मजे करो मजे करो। सबसे पहले नेचर ऑफ रूम, नेचर ऑफ सूट्स, स्वीट। चलिए क्या है, फिर ऑक्यूपेंसी, ये कैसे मालूम, ये अपन क्या रूम डेज बताता हूँ, और फिर उसके बाद हमें इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट्स। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, सिर्फ कोशिश कीजिएगा समझने की, समझिएगा मत, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या समझना है हमें यहाँ पे, तो सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने हमको क्या बताया हुआ है, पता है कि भाई टोटल कितने का हमारा सेल्स हो रहा है, वो पता है आपको? नहीं पता है। हमको ये बता दिया है भाई 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट चार्ज करना है, तो हमें कुल मिला के टोटल सेल्स ढूंढना है। वो सेल्स ढूंढ लेने के बाद हम कॉस्ट ढूंढ लेना है। टोटल कॉस्ट ढूंढ लेने के बाद हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके हम हमारा सेल्स ढूंढने की क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन उसमें ना हमें एक और चीज देखनी है कि भाई वो जब रेंट की बात आएगी ना, रेंट, तो हमें रेंट कितना देना है, पता है, 10,000 पर मंथ तो देना ही है, लेकिन साथ में सेल्स का कितना परसेंट देना है उनको, 5% वो अलग से देना है। तो अभी के लिए हम खाली अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारी सेल्स कितनी होगी। तो देखो हमारा सिंगल रूम है, कितना रूम है ऐसे, 100 रूम है, इनटू एक साल में कितने डेज उन्होंने बता के रखे हुए हैं, 360 दिन। अच्छा, और हमारी ऑक्यूपेंसी कितनी बताई, 100%। तो बताइए कितना होगा, 100 × 360, 36,000। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि भाई 36,000 रूम है और उसका भाड़ा कितना पता है हमको, नहीं पता, तो हम क्या कर देंगे, लेट ₹1। तो हमारा यहाँ पे टोटल रुपीस कितने हो जाएंगे, खाली अज्यूम किए हुए है नहीं, 1 रुपये में थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना। हाँ। फिर डबल रूम, चलो डबल रूम कितने हैं हमारे पास, 80 रूम है, 50 50 रूम, ओके।
into 360 days और उसकी ऑक्यूपेंसी 80% है यस तो कितना आ जाएगा 14400 हाँ 14400 डेज ये भी 36,000 डेज। अब हमें उसका भाड़ा कितना रखने वाला है 2.5 गुना इससे ज्यादा तो हम वो रखने वाला है अगर ये 1 है तो उसका 2.5 गुना मतलब कि 1 into 2.5 मतलब कि 2.5 तो 14,400 into 2.5 कितना 36,000 आ जाएगा बताओ तो वो भी आ जाएगा हमारा 30,000। और फिर लास्ट में कौन सा रूम है हमारा ट्रिपल रूम वो कितने रूम है 30 रूम है 360 डेज है और ऑक्यूपेंसी 60% की हो गई है। 60% बताओ कितना है 6480 6480 डेज। अच्छा अब इसका कितना बोला है तुम्हें जितना आपका डबल रूम का है ना उससे दोगुना कर दो मतलब कितना 5 तो 6480 into 5 32,400 आर यू श्योर तो कोई भी बोल चल अब हम इसका टोटल देखते टोटल बताओ 1,14,000 ये वाला सिर्फ ये वाला टोटल बताओ 36 प्लस 36 एक चार 72 प्लस हाँ अच्छा ये हमको क्या मिल गया पता है अभी के लिए खाली अभी के लिए खाली है बिल्कुल खाली ही खाली ये हमको अभी के लिए क्या मिल गया पता है कि भाई इतना टोटल हमारा रूम डेज सेल्स हो सकता है। ये एक्चुअल नहीं है ये हमने सिर्फ अभी क्या करके रखा हुआ है लेट करके रखा हुआ है। बताओ यहाँ तक में कोई डाउट ठीक है अब हम टोटल कॉस्ट का कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट कुछ टेंशन की बात नहीं है पर्टिकुलर अमाउंट ही ठीक पे जाना है। चलिए कौन कौन सी कॉस्ट आपको देके रखो सबसे पहले सैलरी ऑफ स्टाफ की सैलरी 14,25,000 14,25,000 हाँ 14,25,000 फिर क्या देके रखा हूँ सैलरी के बाद अटेंड वेजेस कितना 4,50,000 फिर लाइटिंग हीटिंग एंड पावर 215 फिर रिपेयर एंड रिनोवेशन 1,23,500 फिर लॉन्ड्री चार्जेस कितना है लॉन्ड्री 80,500 80,500 फिर इंटीरियर डेकोरेशन 74,000 फिर सन्ड्री 153 उसके अलावा रेंट है लेकिन वो रेंट अभी के लिए हम क्या करेंगे पता है एक्सक्लूड पहले इसका 25-21 देखने में बोल देगा तो क्यों नहीं बोला तूने बताओ कितना है 25,21,000 25,21,000 अब देखो प्लस हम रेंट कितना है तो कभी 10,000 प्रति महीना ऐसे कितने महीने 12 महीने प्लस उसके साथ साथ ये तो है ही है प्लस 5% ऑफ सेल्स टेकिंग बोला है टेकिंग मतलब कि सेल्स तो अभी के लिए कितना आ जाएगा 1,20,000 प्लस 5% ऑफ सेल्स यानी कि टेकिंग इसको ऐसे So, अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी तो ये 1,20,000 में 25,21,000 प्लस कर दो 26,41,000 तो देखो अब हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 26,41,000 प्लस 5% ऑफ टेकिंग मतलब कि 5% ऑफ सेल्स। अब देखिएगा ध्यान से उन्होंने हमको क्या बोला है कोई एडजस्टमेंट सीधे यही ढूंढेंगे प्रॉफिट इज कितना है प्रॉफिट कितना है हमारा प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स हाँ प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग 20% ऑफ टेकिंग मतलब कि 20% ऑफ सेल्स सेल्स मतलब सेल्स तो मतलब कि कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 100। अब देखो ये 100 है 20 ये 20 है, तो अब कॉस्ट हमारी कितनी आ 80। जाएगी पता है? हम लिख सकते थे 80, ओह शिट, बट सुनो ध्यान से, ये 5% हमें और माइनस करना है। 75 किसका माइनस करना है? वो देना है इसको। हाँ, वो जो हम उस भाई साहब को दे रहा है ना, तो 75 उसमें से क्या करना है पता है? माइनस करना है। तो मतलब कि ये हमारा कितना आ जाएगा? नहीं, 75% प्लस 5% प्लस प्रॉफिट 20%। मतलब कि 20%, 75% प्लस 5% प्लस 20% इज इक्वल्स टू 100। बट ये सब किसका? बट उसके सामने अब हमारे पास क्या अवेलेबल है बताएं? सिर्फ और सिर्फ 75% की कॉस्ट एक्सक्यूज मी। अवेलेबल है। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये सब चीजें जमने में नहीं पढ़ना हो तो सुनो ध्यान से, सीधा हम क्या कर सकते हैं वो सब हम बताओ। एक्सक्यूज मी, वो अपने मिटा दिया। अपने उसको शेयर होल्डर समझ लेते हैं ऐसे ही, तो उसको अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देंगे ना, कॉस्ट में से थोड़ी यार। कॉस्ट में से माइनस करेंगे ना तो 5%। हाँ वही तो करने वाले हैं। पर आपने कॉस्ट में से करे बट नहीं, वो तो हमको अभी कॉस्ट एग्जैक्ट कितनी है वो थोड़ी पता है। हमें क्या बोला है? प्लस 5% ऑफ सेल्स। तो पहले सेल्स तो ढूंढ लो, फिर सेल्स का हम कितना परसेंट उसको दे देंगे? 5%। तब जाकर उसको फिर किस में ऐड कर देंगे? कॉस्ट में। हाँ, खर्चा ही है वैसे तो। खर्चा ही है वैसे तो। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, तो अभी हम सीधा क्या कर सकते हैं? 75 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100। अभी हमारे पास ये 75 कितना है? 26,41,41,000। तो हमारा सेल्स कितना आ जाएगा? तो 26,41,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 20 75 बता दो। 3521,333। तो अब ये 3521,333 333 हमारा टोटल टेकिंग, मतलब कि टोटल क्या आ गया? सेल्स आ गया। अब देखो हमारा रेंट कितना हो जाएगा? तो भाई 1,20,000 प्लस 5% ऑफ टेकिंग, मतलब कि 1,20,000 प्लस 35,21,333 का 5%। 176,066.666 है। 176 पॉइंट, ये देखो 176,067। हाँ, वन 067 तो कितना आ जाएगा? 067। 296067। ठीक है, चलो वो तो हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है कि भाई हम रूम का रेंट कितना लेंगे? नहीं हवाई का नहीं होता ये सारा सीन है बैठे। चलिए, तो ये हमारा कितना आ गया रेंट? 1,20,000 प्लस 1,76,067। अब वो सब ढूंढने जाने की हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी ढूंढ लिया। हमें क्या ढूंढना है कि भाई हम पर रूम कितना रेंट चार्ज करेंगे? तो पर रूम रेंट इज इक्वल्स टू, अब देखो टोटल हमारा खर्चा कितना आ रहा है? तो टोटल हमारा खर्चा आ रहा है 35,21,333 डिवाइड बाय 1,04,400 रूम डेज करो तो कितना आया? 33.85 ऐसा हुआ। 35,21,333 1,04,400 400 3.37 73 हाँ 33.73 सही है। अबे 33.73। अच्छा, अब ये रेंट किसका पता है? तो ये रेंट सिंगल रूम वालों का।
सिंगल रूम वालों का हम कितना ले लेंगे पता है 33.73। फिर जब बात आएगी डबल रूम वालों का, तो डबल रूम वालों में उन्होंने क्या बोला था भाई ईसी का कितना लेने का पता है 2.5, तो 33.73 का 2.5 गुना मतलब कितना 84.33 और ट्रिपल रूम का कितना बोला था, तो जितना भी आप डबल रूम का चार्ज कर रहे हो उसका दोगुना 168.65। बोलो आसान था। अरे बड़ा शिट देखिए illustration number 59 hot and sector वाला Angel Holidays home runs in a small hill station with 100 single rooms. The home offers the concession rates during the 6 off-season months in a year. During this period, half of the full rent is charged. The management's profit margin is targeted 20% of the room rent. The following are the cost of estimate and the other details for the year ending 31st March 2022. Assume 30 days of a month. Occupancy during the season 80%, while off the season 40% only. Total investment is 200 lakhs, of which 80% to the building and balance for the furniture and equipment. Expenses देके रखे staff salary, repairs, laundry expense, interior and miscellaneous expenses. Annual depreciation to be charged provided for building at 5%, furniture and equipment at 15% on straight line basis. Room attendants are paid 10 per room per day on the basis of the occupancy of the room in the month. Monthly lighting charges are 120 per room except in the 4 months in the winter when it is 30 per room, and this cost is on the basis of the full occupancy for the month. You are required to work out the room rent chargeable per day both during the season and the off-season month on the basis of the foregoing information. चलिए ऐसा सेम सम हमने आगे किया हुआ है, वही सम को सिर्फ अमाउंट्स बदल के इनको देके रखी हुई, मतलब कि इसके पूछने के चांसेस अब और भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद वाला जो है इलस्ट्रेशन 60 वो भी सेम टू सेम उसी के जैसा सम है, मतलब कि समझ रहे हो आप लोग कि इस तरह के सम्स पूछने के चांसेस अब ज़्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है और कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए वन बाय वन फ्रॉड से लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि भाई कितना हमारा ऑक्यूपेंसी रेशियो बैठ रहा है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले लिखते हैं हम ऑक्यूपेंसी रेशियो, ताकि हमको उससे क्या पता चल जाएगा, ताकि हमको उससे रूम डेज पता चल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, तो सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि ड्यूरिंग द 6 मंथ्स, तो देखो ड्यूरिंग 6 मंथ्स क्या हो रहा है, 6 मंथ्स इनटू एक महीने में कितने दिन 30 दिन 30 डेज, ऐसे हमारे कितने रूम 100 रूम और उस वक्त ऑक्यूपेंसी कितनी आ रही है 80%। वापस से 6 मंथ 30 डेज 14,400 100 रूम 40%, कितना आ गया 14,400। वापस से 6 मंथ्स 700 बिना लिखे टोटल कितना आ जाएगा 21,600। ठीक। बट याद करो जब हम बात करेंगे कि भाई उसका रूम रेंट की, मतलब कि जिससे हमें डिवाइड करना है, तो उस वक्त वो रूम रेंट कितना आ जाएगा, तो देखो तो उस वक्त हम क्या करेंगे, पीरियड मान लो कि हमारा पीक सीजन है और ये हमारा कौन सा जा रहा है ऑफ सीजन। तो देखिए क्या होगा, ड्यूरिंग पीक सीजन हम 14,400 का 14,400 ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन ऑफ सीजन में क्या हो रहा है पता है, हम 7,200 का 50% ही चार्ज कर रहे हैं, मतलब कितना आ जाएगा 3600। तो टोटल कितना आ जाएगा 18,000। समझ रहे हो हमने क्यों ढूंढ निकाला, ताकि हमको पता चल जाए कि भाई लास्ट जितनी कॉस्ट आएगी उसको हमें फिर 18,000 से ही क्या करना है पता है डिवाइड, क्योंकि वो लास्ट में भी हमने बताया था कि भाई इसमें हाफ रेंट चार्ज करने वाला है, तो बट हमें तो ये सब चीज़ें फुल रेंट का ही ढूंढना है। बोलो यहाँ तक भी डाउट ओके। ये हो गई हमारी वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 2 लाइटिंग का खर्चा। लाइटिंग एंड हीटिंग चार्जेस। चलिए उसमें उन्होंने क्या बताया था कि भाई ऑफ सीजन के नहीं विंटर के दौरान हमारा लाइटिंग का खर्चा 30 रुपये प्रति मास का आ रहा है, प्रति महीने का आ रहा है। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई ऑफ सीजन कब आता है, विंटर में ऑफ सीजन आएगा हमारा विंटर, सॉरी ये विंटर कब आता है, तो ऑफ सीजन में आता है, तो ऑफ सीजन के वक्त हमारा खर्चा और ऑफ पीक सीजन के वक्त हमारा खर्चा। तो देखो सबसे पहले सेम ही पूरा। हाँ पीक सीजन के दौरान
तो उस वक्त तो पूरे के पूरे हमारे 6 महीने ही है, उस वक्त तो पूरे के पूरे 30 दिन ही है, उस वक्त तो 100 के 100 रूम्स ही है, और उस वक्त हमारी 20 रुपये चलो 80% और रेट कितना है हमारा 120 रुपया, तो देख लो कितना आ जाएगा। सॉरी ये 100 इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रति महीने का ही है। हाँ करो तो कितना आ रहा है 6 × 100 × 80 × 120 57,600 प्लस अब ऑफ सीजन के और क्या होगा, तो ऑफ सीजन में 4 महीने 100 रूम 40% की ऑक्यूपेंसी, और इस वक्त आ रहा है 30 रुपए के हिसाब से, और बाकी के 2 महीने 100 रूम 40% की ऑक्यूपेंसी, और उसमें आ रहा है 120 के आकर 4,800 और इसका कितना 2400 9,600 चलो बताओ टोटल लाइटिंग एंड हीटिंग का खर्चा कितना आ जाएगा। 7,200 है 7,200 और फिर वर्किंग नोट नंबर 3 डेप्रिसिएशन, नहीं पहले वो अटेंडेंस की सैलरी। तो देखो टोटल रूम डेज कितने हैं 21,600 रूम डेज, और उसको प्रति रूम का कितना देना है 10 रुपया देना है बोलो उसको तो 10 रुपीज 2,16,000 और वर्किंग नोट नंबर 4 फिर क्या बता रहे थे वो लोग, हाँ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो देखो टोटल 200 लाख है, तो 200 लाख में से उन्होंने क्या बताया 80% रेंट बिल्डिंग, मतलब कि 160 लाख इनटू कितना परसेंट हमको बिल्डिंग पे चार्ज करना है 5%, कितना आएगा 1,60,00,000 का 5% 8 लाख 80 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख। और फिर डेप्री और फर्नीचर वो हमारा बच जाएगा 40 लाख, और 40 लाख का 15% 6 लाख 14 लाख डेप्री हो जाएगा 14 लाख। चल अब लास्ट में हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट सारे खर्चों को एक साथ लिख देंगे। चलिए 1 बाय 1 बोलते जाइए सारे खर्चे। स्टाफ सैलरी 5,50,000 कितनी 5,50,000 5,50,000। repairs to building हाँ repairs to building कितना 261,000 2 61,000 फिर laundry charges 80,000 फिर interior 1,70,000 1 lakh
75,000 फिर मिसलेनियस एक्सपेंस 19800 198 19800 1,90,000 नहीं 190,000 एक रुपया 8 से ओके उसके अलावा लाइटिंग एंड हीटिंग कितना आ रहा 72,000 इसके अलावा अटेंडेंट की सैलरी 2,16,000 और उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8 लाख डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6 लाख उसके अलावा कुछ बच रहा है देख लो तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डन चलो टोटल कॉस्ट बता दो टोटल 24498 29,44,800 5,50,000 2,61,000 80,000 1,75,000 1,90,000 72,000 2,16,000 8 लाख 6 लाख हाँ 29,44,000 आपने गलत किया हो जाएगा ऐसा बोल रहा है एक अमाउंट रह गई ये एडमिशन 29,44,800 हमारा टोटल क्या आ गया कॉस्ट आ गया अब देखो हम क्या करेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या रहता है हमारा सेल्स अब सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ध्यान से हमारा प्रॉफिट मार्जिन 20 है वो भी ऑन टेकिंग मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 80 तो 29,44,800 पे हमारा टोटल सेल्स कितना हो जाना चाहिए 29,44,800 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 बता दो कितना आ जाएगा बताओ 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 एक सेकंड 36,81,000 36,81,000 हाँ जी और रूम रेंट तो 36,81,000 डिवाइड बाय कितना हम कर देंगे 18,000 204.5 204.5 अच्छा ये हम कब करेंगे ड्यूरिंग सिंगल पीक सीजन अच्छा ड्यूरिंग ऑफ सीजन 204.50 सर ऊपर वाला ऑफ सीजन है नीचे वाला पीक सीजन है ये पीक सीजन में 204.5 करेंगे ड्यूरिंग ऑफ सीजन क्या कर देंगे उसका आधा 102.25 इजी है इजी है सेम सम है उस तरीके का आपको वापस से करके बताना है चलिए देखिएगा ध्यान से ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक लास्ट टॉपिक एक लास्ट सेक्टर जिसका नाम है हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल वालों में ना हमें एक चीज थोड़ी सी देखनी पड़ेगी क्या हॉस्पिटल वालों में भी 3 तरह के खर्चे आ सकते हैं एक हमारा आएगा फिक्स्ड कॉस्ट एक हमारा आएगा वेरिएबल कॉस्ट और एक हमारा आएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट अब ज्यादातर हमारा फोकस रहेगा वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के ऊपर उस वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट में हमें एक चीज ध्यान में रखनी है और वो चीज कौन सी है बताए तो हॉस्पिटल्स में हमको पता है कि भाई उनके पास ना फिक्स एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा होता है जैसे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खर्चा हो गया बड़े बड़े ऑपरेशन थिएटर के लिए इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज हो गए एक्सरे मशीन्स हो गए ये सारे खर्चे उनके बहुत बड़े होते हैं अच्छा पहले ही साल हॉस्पिटल चल ही जाए या पहले ही साल से हमारे पास रश पेशेंट्स का आना शुरू हो ही जाए नॉट नेसेसरी तो उसके लिए हमें ना यहाँ पे हॉस्पिटल वाले सेक्टर में वर्किंग हमारी थोड़ी सी क्या करनी पड़ती है बताएं चेंज करनी पड़ती है कैसे चेंज करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं उसमें तो हम पहले ऐसा करते हैं कि भाई हम हॉस्पिटल का टोटल सेल्स देखते हैं उस टोटल सेल्स में से हमारा फोकस क्या रहता है बताएं
सबसे पहले क्या माइनस कर दो पता है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। क्यों वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो? क्योंकि ये रनिंग कॉस्ट है, हॉस्पिटल को चलाने की कॉस्ट। आप हॉस्पिटल को बनाने की कॉस्ट तो तुरंत से रिकवर नहीं कर पाओगे, वो तो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स रिकवर हो पाएगी, बट आपको हॉस्पिटल चलाने की कॉस्ट अगर रिकवर कर पा रहे हो तो तुरंत से आपको अपना ये बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू रखना है। जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अब अगर ये कंट्रीब्यूशन अपना पॉजिटिव आ रहा है, समझिएगा आप ध्यान से, अगर ये कंट्रीब्यूशन अपना पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि हम हमारे इस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बिजनेस का कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो इट्स अ टाइम टू रीथिंक अबाउट, या तो हमें हमारी वेरिएबल कॉस्ट कम करने की कोशिश करनी है या तो फिर हमें हमारा सेल्स बढ़ाने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि हम एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन भी रिकवर नहीं कर पा रहे। फिर जाके उसमें से क्या माइनस कर दो पता है? अपनी फिक्स कॉस्ट को, और तब जाके आपको हमारे बिजनेस का क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या अब आपको समझ में आ रहा है मैं किस बारे कैसे बात बताना चाहता हूँ? हॉस्पिटल्स वालों में वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, उसमें भी फिक्स कॉस्ट बहुत ही बड़ी होती है, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है वो, और एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट बहुत बड़ी होने के कारण हम पहले फोकस किस पे करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, और हम चेक करेंगे कि हम एटलीस्ट कुछ सालों में या पहले 2-3 सालों में या टारगेटेड इयर्स में हम एटलीस्ट किस पे आ जाए पता है? BEP पे आ जाए। ये BEP माने क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उस तरीके से कि मान लो हम एक टैक्सी लेके आए हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी की फिक्स किस्तें तो हमारी निकल ही रही है, उसके साथ साथ गाड़ी को चलाने के लिए हमें CNG या पेट्रोल या डीजल जिसकी भी ड्रिवन कार होगी हमें उसको भी भरवाना पड़ेगा। अच्छा, अब हमें देखना है कि क्या हम एटलीस्ट उतना कमा लेते हैं कि हमें हमारा पेट्रोल का खर्चा निकल जाए। इफ यस तो उस गाड़ी को कंटिन्यू रखो, लेकिन अगर हम पेट्रोल का भी खर्चा ना निकल पाए, उतना ही कमा रहे हैं, तो उससे तो अच्छा उस गाड़ी को पार्किंग में लगा दो, एटलीस्ट उसको आपको फिक्स कॉस्ट ही बेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट का झमेला आपको उतना कम हो जा सकता है। सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा। हम सबसे पहले क्या हटाने की कोशिश करेंगे बताएं? वेरिएबल कॉस्ट हटाने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद अगर हम कंट्रीब्यूशन में रहे हैं, प्रॉफिट में रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यूज में रही है, तो हमें आगे कंटिन्यू करना है, वरना वही का वही हमें हमारे इस बिजनेस को क्या करना है पता है? स्टॉप कर देना है। आ रहा है समझ में? आगे देखिएगा ध्यान से, वो लोग क्या बता रहे हैं। तो भाई हॉस्पिटल की जब बात आएगी ना तो उसमें ना बहुत तरह के अलग अलग तरह की हमारी इनकम भी हो सकती है। जैसे कि किस तरीके से हमारी अलग अलग तरह की इनकम हो सकती है, तो समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल के तौर पे आउटडोर पेशेंट। ये आउटडोर पेशेंट मतलब क्या? ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल में हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहा है, सिर्फ कंसल्टेंसीज के लिए आ रहा है। समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? कंसल्टेंसीज के लिए आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल, वो आ रहा है, हमारे डॉक्टर से मिल रहा है, दवाइयाँ ले रहा है और चला जा रहा है। दूसरा एडमिटेड पेशेंट। ये एडमिटेड पेशेंट मतलब क्या? जो हमारे अस्पताल में क्या हो रहा है पता है? भर्ती हो रहा है। भर्ती हो रहे हैं मतलब क्या? हाँ, जो हमारे बेड्स वगैरह का क्या करने वाले हैं पता है? इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरा हमारा खर्चा कहाँ, सॉरी इनकम कहाँ से आ सकती है? मेडिकल सर्विसेज लाइक एक्सरे, स्कैनिंग एटसेट्रा। पता है आपको एक्सरे सर्विसेज, पता है आपको स्कैनिंग मशीन्स वगैरह, और भी बहुत सारे तरह के अब तो सिस्टम्स, नए इक्विपमेंट्स हॉस्पिटल सेक्टर्स में आ गए हैं। उन सब के भी हम इनकम अर्न कर सकते हैं। फिर जनरल सर्विसेज लाइक केटरिंग, लॉन्ड्री, पावर हाउस एटसेट्रा। पता है इन सब चीजों में वो लोग बहुत सारा बोलते हैं कि भाई आपका तो पेशेंट का तो खाना हम प्रोवाइड करते ही है, लेकिन पेशेंट के साथ अगर एक आधा रिलेटिव रुक रहा है तो उसका भी खाना प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आपको उसके अलग से 150 रुपया चार्ज हमको देना पड़ेगा ना। थिंक इज दैट क्या हॉस्पिटल वालों को भी केटरिंग वाला 150 रुपये में डिश दे रहा होगा? नहीं यार, वो उसको 120 में दे रहा होगा, 20 रुपये हॉस्पिटल वाला उस पर क्या ले रहा होगा पता है? अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा। उसके अलावा मिसलेनियस सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया, फार्मेसी हो गया। सही ट्रांसपोर्ट यार, ये लोग कहाँ से ट्रांसपोर्ट? एम्बुलेंस की सर्विसेज। मैंने बात बताई थी वैसे
कभी कभार वो लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपको पेशेंट है या तो वो हैंडीकैप्ड है या तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर सिटीजन है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कोई फैमिली गैदरिंग के लिए लेके जाना है, तो उस वक्त भी आप एम्बुलेंस के हेल्प ले सकते हो। हाँ, उनको बताना है कि भाई आप अपने हिसाब से अपने कन्वीनियंट टाइम पे आइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है उससे भी। और इवन दो उन्होंने बताया हमको फार्मेसी, पता ना बहुत से बार हॉस्पिटल्स वाले नीचे ही अपने फार्मेसी लगा के रखते हैं, बोलते हैं कि भाई वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ मिल जाएगी, वहाँ से भी हमारी इनकम अर्न हो सकती है। अच्छा, जिस तरीके की हॉस्पिटल्स की मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, उस तरीके से हॉस्पिटल का मल्टीपल सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर भी होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आउटडोर पेशेंट और आउट पेशेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे जितने भी आउटडोर पेशेंट होते हैं हमें देखना है कि भाई उन लोगों को कितना खर्चा हुआ, मैंने दिया एडमिटेड पेशेंट पर रूम डे पर बेड डे, मतलब क्या? अभी यूनिट ऑफ कॉस्ट मतलब क्या? तो अब जैसे हमने किस तरीके से बताया था कि ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखते थे, बताएं? तो ट्रांसपोर्ट में हम देखते थे पर टन किलोमीटर या फिर पर पैसेंजर किलोमीटर। होटल में हम क्या देखते थे? पर रूम पर पर्सन, और वो भी पर डे। उसी तरीके से अब जब हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल में तो हमें ना बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आउटडोर पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट पर रूम डे, आउटडोर पेशेंट पर आउट पेशेंट, फिर उसके अलावा हमें क्या देखना पड़ेगा? एडमिटेड पेशेंट पर रूम डे पर बेड डे। अब ये पर रूम डे और पर बेड डे मतलब क्या? तो सुनिए ध्यान से, अगर आपको पता होगा लाइक हॉस्पिटल्स में ना बहुत से तरह के आप लोग अलग अलग कैटेगरीज वाली सर्विसेज आ गई है, जैसे कि जनरल वार्ड, फिर स्पेशल, सेमी स्पेशल, स्पेशल, डीलक्स, सेमी डीलक्स, एंड इस तरीके से बहुत सारे अलग फैसिलिटीज दे रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो जितने भी जनरल रूम्स है उनका खर्चा हम रूम के अकॉर्डिंगली नहीं गिन सकते, फिर उनका खर्चा है उनकी कॉस्ट हमें किसके अकॉर्डिंगली देखनी पड़ती है, बताएं? पर बेड के अकॉर्डिंगली देखनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब बहुत रश होता है सीजन्स में, कभी कभार सीजन्स नहीं बोल सकते, कभी कभार कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन चल रहा है उस वक्त, अगर ऐसा भी होता है कि वो लोग क्या करते हैं डिलक्स रूम में भी वो कंपल्सरी बोल देते हैं कि हमने इस डिलक्स रूम को भी सेमी डिलक्स ही कर दिया हुआ है, एक रूम में हम मिनिमम 2 पेशेंट तो रखने ही वाले हैं, तो उस वक्त फिर हमें कॉस्ट पर रूम डे नहीं देखेंगे, उस वक्त फिर हम क्या देखेंगे? पर बेड पर डे, क्योंकि हमें जैसे ही पेशेंट को एक बेड पे रखा हुआ है तो उससे हमें उसका भाड़ा है, उससे वहां से इनकम आना शुरू हो जाने वाला है। फिर स्कैनिंग पर केस, पता नहीं जो भी वो एक्सरे वगैरह का जो भी खर्चा था वो पर केस के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। फिर लॉन्ड्री पर 100 आइटम लॉन्डर, segregation of cost, the cost of hospital can be divided into fixed cost and variable cost। मैंने आपको बताया वैसे हमें उसको 2 हिस्सों में क्या करना है, पता है? डिवाइड करना है। सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे हॉस्पिटल के वक्त और आगे जाके हम जब उल्टा नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन दोनों में हम हमारे इस प्रोफॉर्मा को इस तरीके से फॉलो करने वाले हैं। इसमें आगे और भी बहुत सी चीजें आएगी, बहुत ही आसान है, फिक्स उससे में से आपको एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लेने वाले हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपका क्या मिल जाने वाला है बता रहे? प्रॉफिट। चलिए आ जाते हैं फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 52 पेज नंबर 403 पे आपको देके रखा हुआ है, आ जाइए फटाफट से आ जाइए। ये समझ में आया आपको? देखिएगा ध्यान से, Zenith Hospital runs a critical care unit (CCU) in a hired building। देखा
मैंने आपको बताया वैसे कि वो उन्होंने हॉस्पिटल खोल के रखी है, वो भी हाँ। रेंट वाली बिल्डिंग पे खोल के रखी है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। CCU consists of 35 beds and 5 more beds can be added if required। देखा चलो CCU में 35 बेड है और अगर जरूरत पड़ने पर और 5 बेड है उसमें क्या कर सकते हैं होता है, हाँ ICU से थोड़ा सा कम कम, ICU को बोलते हैं इंटेंस कैरी यूनिट, CCU क्रिटिकल कैरी। अच्छा रेंट पर मंथ देखो 75,000 रुपए का हमारा फिक्स रेंट है। सुपरवाइजर 2 पर्सन 25,000 पर मंथ ईच, चलो सुपरवाइजर का 2 पर्सन है और 25,000 पर मंथ की उनकी ईच की तनख्वाह है। नर्सिस 4 पर्सन 20,000 पर मंथ ईच, वार्ड बॉयज 4 पर्सन 5,000 पर मंथ ईच, डॉक्टर्स वर पेड 2.5 लाख पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। चलो डॉक्टर्स को हम 2.5 लाख पर मंथ देते हैं, बट कैसे, वो कितने पेशेंट को अटेंड करते हैं और हॉस्पिटल्स में आके वो कितने टाइम बैठे हैं। Other expenses for the year as follow: repair fixed 81,000, food to patient variable 8,80,000। देखो ध्यान पूरे से, साल का है? हाँ ये पूरे साल का है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है पता है, फिक्स एंड वेरिएबल का सीधा बंटवारा लेके रखा हुआ है। आपको हर बार ऐसा बंटवारा देके रखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अभी पहला सम है, इसके लिए वो लोग हमने बता के रखे हुए हैं कि भाई किसको फिक्स में डालेंगे और किसको वेरिएबल में डालेंगे, बट हमने देके रखा है तो हमें सीधा उसी तरीके से मैंने कहा। अदर सर्विसेज टू पेशेंट 3 लाख वेरिएबल, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल 6 लाख, मेडिसिन वेरिएबल 7.5 लाख, अदर फिक्स एक्सपेंसेस 10 लाख 80,000। तो लॉन्ड्री चार्जेस में क्या इंक्लूड किया होगा? अब सुनिए ध्यान से, ये लॉन्ड्री चार्जेस में क्या होता है पता है, समझिए ध्यान से। अगर आपको पता हो तो लाइक जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो ठीक है, एक आध दिन वो लोग ठीक है, या तो फिर कभी कभार कुछ बार तो अगर वो पेशेंट हेल्प मिल सकता है, थोड़ा सा कैपेबल है, तुरंत से वो लोग ना उनको गाउन वगैरह दे देते हैं, या तो फिर जैसे बोल सकते हैं भाई उनके कपड़े पहना देते हैं, गाउन नॉट नेसेसरी बाय गाउन, बट वो जितने भी वो पेशेंट वाले कपड़े वो पहना देते हैं। साथ ही में वो हो जाने के बाद उनकी ना वो बेडशीट वगैरह वो सब चीजें भी वो लोग रखते हैं। अच्छा ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो लोग क्या करते हैं, या तो दिन में एक बार या तो फिर दिन में 2 बार, एज पर दी हॉस्पिटल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो लोग आके पेशेंट का और वो लोग बेडशीट्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह वो सब भी वो लोग क्या कर लेते हैं पता है, चेंज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है पता है, तो उससे ये होता है वहाँ पे साफ सफाई रहती है, थोड़ा सा सैनिटेशन वगैरह मेंटेन रहता है। बट अब द थिंग इज दैट कि इन सब चीज़ों के लिए हॉस्पिटल्स ने क्या करके रखा होता है, कुछ लॉन्ड्री सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होता है। आप कभी देखिएगा ध्यान से, सुबह 8-9 बजे के आसपास वो सुबह 6-6:30 बजे तक तो वो हर एक रूम से वो जो भी वो उन्होंने वार्ड बॉयज या वार्ड गर्ल्स अपॉइंट करके रखी होगी, जो भी वो काम वाले मासी जी अपॉइंट करके रखे होंगे, वो क्या करते हैं पता है, आते और फटाफट से उनको सब बेडशीट वगैरह वो चेंज कर लेते हैं, और वो जितनी भी बेडशीट्स वगैरह होती है उनको लॉन्ड्री में दे देते हैं। तो उसके लिए लॉन्ड्री का खर्चा, लॉन्ड्री में वो लोग बेडशीट देते हैं, फिर वो गाउन्स वगैरह देते हैं, फिर वो OTT में जो भी सब डॉक्टर्स ने जो गाउन्स वगैरह पहने हुए थे, जो कैप वगैरह इस्तेमाल होते थे, अगर वो रीयूजेबल है तो उसको लोग लॉन्ड्री में एक बार क्लीन करा के बाद में ही फिर वो वापस उसको यूज करते हैं। बहुत सी चीज़ें तो वैसे भी आ गई, वो सीधा ही उसको क्या करते हैं पता है, यूज एंड थ्रो ही आ गई है, सीधा उसको वो लोग फिर डस्टबिन में ही या प्रॉपर वे में उसको डिकम्पोज कर देते हैं। सब्जेक्ट टू लॉन्ड्री चार्जेस हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम लॉन्ड्री चार्जेस कहाँ पे हो सकते हैं पता है, होटल्स में भी, उसमें भी तो वो लोग बेडशीट्स वगैरह रोज या आफ्टर सम पीरियड्स ऑफ टाइम वो लोग क्या करते रहते हैं पता है, चेंज करते रहते हैं, टॉवल्स वगैरह ये सब, ये सेम चीज़ें हॉस्पिटल्स में भी होती है, पता है ना, उतना नहीं बताया था वैसे कि अब धीरे धीरे हॉस्पिटल्स एंड होटल्स ऑलमोस्ट जिसे बोल सकते हैं। चलो ठीक है। Medicines, variables, other fixed expense 10,80,000, administration expense allocated 10 lakh. It was estimated that for 150 days in a year, 35 beds are occupied. देखो अब ध्यान से, हमारा एस्टिमेशन क्या है, 150 days in a year, पूरे साल हॉस्पिटल नहीं चल रही है, 150 दिन में 35 beds are occupied and 25 beds are occupied for 80 days only. चलो 150 और 80 मतलब कि 230 दिन का हो गया। The hospital had 750 beds at a charge of 100 per bed per day to accommodate the flow of patients. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. You are calculated to calculate the profit per patient day if the hospital recovers on an average 2,000 per day from each patient and find out break even of the hospitals.
चलिए देखते हैं, दो चीजें उन्होंने हमको फाइंड करने को बताई हुई है। जैसा हम हर बार करते थे वैसा ही हम कैलकुलेशन सबसे पहले पर किलोमीटर पर टन पर किलोमीटर पर पर्सन या तो फिर पर रूम डे जिस तरीके से कर लेते थे, बस हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ पर पेशेंट पर डे ढूंढ लेंगे कि भाई एक्चुअली कितने दिन कितने पेशेंट हमारे वहाँ पे एडमिट हुए हैं। चल उन्हें सबसे पहले क्या हो रहा था भाई 35 हमारे पास क्या अवेलेबल है पता है, बेड्स अवेलेबल है, और उस 35 बेड्स कब ऑक्यूपाइड हुए पता है, 150 के 150 दिन हमारे ऑक्यूपाई हुए थे। तो 35 बेड 150 दिन कितना होगा, मल्टीप्लाई करो तो 5250। फिर साथ ही में उन्होंने क्या बोला था भाई 25 बेड्स आर ऑक्यूपाइड फॉर 80 डेज 2000। अच्छा, और एक्स्ट्रा बेड्स उन्होंने क्या बताया, द हॉस्पिटल हैड 750 बेड्स एट अ चार्ज ऑफ 100 पर डे per bed to accommodate the flow of patient. However, this does not exceed more than 5 extra beds over and above the normal capacity of 35 beds on any day. चलिए, मतलब क्या, अगर एक्स्ट्रा डे, हाँ, the hospital had 750 beds। देखो उन्होंने लिखा हुआ है एक्स्ट्रा बेड्स हमने कितना हायर किए हुए पता है, 750। हमारा टोटल पेशेंट पर डे कितना हो गया पता है, बोल डाउटिंग, पक्का 100% लॉक कर दिया है। अब हम एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, या तो फिर हम चेक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल पर्टिकुलर। चलिए देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताना सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगा सेल्स या तो फिर इनकम। इनकम कितनी है हमारी, तो देखो हमने लिखा हुआ है वहां पे हॉस्पिटल चार्ज 2000 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, मिला आपको 2000 रुपए हम ईच पेशेंट के पास से चार्ज कर लेते हैं। तो देखो इनकम ऑफ द ईयर कितनी हो जाएगी, तो देखो 2000 रुपए इंटू 8 इंटू कितने हमारे पास टोटल पर डे पेशेंट थे, 8000 बेड अपने किए तो प्लस 1 करोड़ 60 लाख। यस, देखा खर्चे ज्यादा है तो इनकम भी तो ज्यादा ही है। डाउटी लेस वेरिएबल कॉस्ट। चलिए वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन से हमको देके रखी हुई है, तो सबसे पहले फूड टू पेशेंट। यस, 8,80,000। फिर क्या देके रखा हुआ है हमको, अदर सर्विस टू पेशेंट्स, अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स 3 लाख। कितनी, 3 लाख। लॉन्ड्री चार्जेस 6 लाख। मेडिसिन 7 लाख 50,000। 7.5 लाख मेडिसिन। 7.5 लाख। बस। फिर उसके अलावा क्या लिखेंगे, तो देखो ध्यान से बेड हायर चार्जेस, ये कहाँ पे है? हमने कितने एक्स्ट्रा बेड बिछाए थे, 750 बेड, तो और 750 बेड्स का, हाँ, और 750 बेड का एक बेड का दाम कितना था, 100 रुपया। 75,000। उसके अलावा देखो हमने बताया था डॉक्टर्स वर पेड 2.5 लाख पर मंथ ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड एट द टाइम स्पेंड बाय देम। मतलब क्या, तो मैंने आपको बताया कि ये भी हम उनको लमसम नहीं दे रहे हैं, पता है ये भी हम कैसे दे रहे हैं पता है, जितने पेशेंट वो अटेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो मतलब कि 2.5 लाख डॉक्टर्स फीस
2.5 लाख पर मंथ है और ऐसे कितने महीने होते हैं 12 महीने 30 लाख 30 लाख। रुपया हमारा डॉक्टर्स की भी सैलरी यहाँ पे आ जाने ये भी वाली variable है। कौन सा है? हाँ अब देखो ध्यान से टोटल हमारा कितना हो पर ये जाएगा सर इन्होंने ऐसा बोला है कि कितने अटेंड किए तो ये हाँ। 8000 ये सब नहीं नहीं वो सब चीजें अभी हमें नहीं देखनी तो ये पर फिर ये सीधे सिर्फ बात हमें है। क्यों दिया हुआ है फिर देने की जरूरत ही क्या है कि भाई कितने अटेम्प्ट किए वैसा हाँ। ताकि हम अंदाजा लगा पाए कि भाई डॉक्टर की सैलरी फिक्स्ड है या डॉक्टर की सैलरी वेरिएबल है तो ये कैसे मतलब करनी है उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने ऐसा बताया कि 2.5 लाख प्रति महीना तो देना ही है ऐसा लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो कितने पेशेंट को अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो सब चीजों में अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे पास पेशेंट आ ही रहे हैं वो अटेम्प्ट कर ही रहे हैं मतलब कि हमें 2.5 लाख प्रति महीने देने ही है ठीक है समझ रहे हो पक्का बढ़िया चलो अब हम क्या Supervisors, करेंगे ये तो अब हाँ वो सब जाएगा फिक्स में देखो हम एक काम करते हैं इसको नाम क्यों सर वो तो देना ही है ना हर महीने हाँ मैं बता रहा हूँ ना 1 करोड़ इसका टोटल तो कितना आया 880 प्लस 3 प्लस 6 6 लाख 7.5 75,000 और 30 लाख 5605,000 गलत 55 30 750 देखो तो 8,80,000 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 50 32 लाख दस। 60,000 नहीं 56 लाख 5,000 हाँ, वही। हाँ क्या तूने वही बोला गलत बोल रहा तो हम इनकम में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पता है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन बताइए कितना मिला 1 10 करोड़ करोड़, तीन- 1 करोड़ मिला 54 लाख गलत 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 1 करोड़ 3 लाख 95,000 ये हमारा क्या हो गया कंट्रीब्यूशन अब देखो सर ये सुपरवाइजर की सैलरी नर्स की सैलरी वार्ड बॉयज की सैलरी ये तो पर मंथ के हिसाब से देके रखा है मतलब कि ये तो क्या है बताएं हमारी फिक्स्ड सैलरी है पेशेंट आए या ना आए ऐसा इनको तो हमें पैसा देना ही देना ही पड़ेगा चलो सबसे पहले हमको क्या देके रखा है रेंट पर मंथ अब हम माइनस करेंगे 75,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट जिसमें सबसे पहला रेंट पर मंथ 75,000 into 12 कितना आता है देखो तो 9 लाख 9 लाख 9 लाख या लाख 9 लाख अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं वो लोग सुपरवाइजर चलो अब सुपरवाइजर की कितनी है अब देखो उन्होंने क्या बोला है भाई हमारे पास 2 सुपरवाइजर हैं 50,000 6 लाख। 25,000 की मंथली सैलरी और ऐसे 12 6 लाख तो मतलब ये कितने आ जाएगी 6 लाख फिर हमको क्या देके रखा हुआ है नर्स। नर्सेस भी है अपने पास 9,60,000 अच्छा कितनी नर्सेस है 4 4 20,000 पर प्रति month। महीना ऐसे 12 9,60,000 8 बिल्कुल पक्का पक्का। 12 टेंशन लो हाँ फिर वार्ड बॉय 1,20,000 चलो कितने वार्ड बॉयज है अपने पास 4 5,000 5,000 की Into मंथली 12। सैलरी 12 50 60 6 24 2,40,000 2,40,000 फिर उसके अलावा रिपेयर्स है देखो देखो रिपेयर्स 81,000 कितने हैं रिपेयर्स अपने पास 81,000 उसके अलावा और कुछ है अपने पास फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हाँ अदर फिक्स एक्सपेंसेस कितने 10,80,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड है ये 10 एडमिनिस्ट्रेटिव लाख। एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे पास 10 लाख टोटल
फिक्स्ड 13,50,000 1,35,01,000 रुपए 48,61,000 अब हम इसको क्या कर देंगे कंट्रीब्यूशन में से माइनस, तो हमारा बाकी 55,34,000 ये हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भाई बता दीजिए हमको कैलकुलेट द प्रॉफिट पर पेशेंट इफ द डेज ऑफ द हॉस्पिटल इज रिकवर्ड एज फॉलो। अब देखो प्रॉफिट पर पेशेंट, प्रॉफिट का कोई परसेंटेज देख रहा है ना बस ये हो गया ना, यही हमारा प्रॉफिट है हाँ। 55,34,000। इसका मतलब देखना हो पर पेशेंट कितना होगा, 8,000 से क्या कर दो डिवाइड। एक- अच्छा उसके हाँ सॉरी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही है और हाँ। टोटल फिक्स कॉस्ट ही है, तो मतलब कि हमारा 55,34,000 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट थी वो थी मतलब टोटल इतना था आपका कॉस्ट, इसमें से मतलब 3,95,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी ये 56,05,000 वो तो प्लस करके होता था कितना हमारा नहीं, हाँ। ये 1,60 में से ये गया तो 1 हाँ, लाख sorry, तीन- एक वो करोड़ sales ही जो गया। हाँ, तो वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन है हमारा। पर साल के इतना खर्चा है उसमें से हमने कंट्रीब्यूशन हमने फिक्स कॉस्ट माइनस हाँ। करी तो हमारा प्रॉफिट आ गया ऐसा। मतलब ऑलमोस्ट है ना सबसे पहले हमने क्या किया इनकम लिखी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो टोटल तो कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट आ गया। दैट्स Almost आपको यहाँ 50-60% प्रॉफिट मार्जिन है इनका, हाँ रहेगा ही रहेगा। क्योंकि 1 करोड़ 3 लाख और 55 लाख तो प्रॉफिट हो रहा है। आगे देखो तो दूसरा हमने क्या बता के रखा आपको, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द हॉस्पिटल। चलो अब हम देखते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन और पेशेंट डे। चलो टोटल कंट्रीब्यूशन और पर पेशेंट, तो देखो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 1 करोड़ 3,95,000 डिवाइड बाय 8,000 1299 मतलब 1300। ये क्या है ये हमारा मिला कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे। अब जब हम ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू हम हमारी फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, हाँ ये फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है 48,61,000। 3739.94 129.375 से किया आपने 37 हाँ 1299.375 से किया। 3741.03 समझ में आ रहा है हाँ, पक्का ये हमने क्या किया ये हमने ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढ निकाला। कैसे मिला ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट मिल से हमने कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे क्या कर दिया, तो ये प्राइस जो निकली ये मतलब क्या करने का